कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। चलिए फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम निकलते हैं अपनी रिवीजन लेक्चर 2 पर। ठीक है, रिवीजन लेक्चर 1 में क्या किया था थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। याद है क्या किया था? कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, चाइना ने सबसे सस्ता प्लास्टिक बनाया। क्लियर। उसके बाद हमने कुछ केस लॉज पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट लीगल एंटिटी के केस लॉ याद है? Salomon versus Salomon and Company Limited, and second one was Lee versus Lee's Air Forming Limited. क्लियर। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में कुछ याद है आपको? 100% याद होगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब वही पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ था ना। चलिए वही है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने 1 पर्सन कंपनी, एक हमने रीड किया था प्राइवेट कंपनी, एक हमने रीड किया था पब्लिक कंपनी। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ओपीसी क्या होती है। ओपीसी याद है? 262 एक पर्सन की कंपनी जो होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करेंगे आज। प्राइवेट कंपनी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ओपीसी के कैसे आते हैं, स्मॉल कंपनी के कैसे आते हैं, जस्ट एक बार ओवरलुक ले लेते हैं जो लास्ट क्लास में लिया था। क्लियर। 262 में एक पर्सन होता है, मेंबर होता है, मैक्सिमम भी वही होता है, मिनिमम भी वही होता है। एक ही पर्सन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है। क्लियर। जो कंपनी का मेंबर हो सकता है। क्या एक नॉमिनी हो सकता है? 100% नॉमिनी हो सकता है। एक नॉमिनी हो सकता है जो उसकी डेथ अगर हो जाए या इनकैपेसिटी उसको हो जाए तो द नॉमिनी पर्सन विल टेक द पोजीशन ऑफ एज ए मेंबर। क्लियर। इतना बड़ा था। बाकी और बहुत सारी बातें आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। चलिए फिर हमने पढ़ा था बच्चों एक पब्लिक कंपनी, सेक्शन 271। वो क्या होता है? पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी नहीं होती मतलब वही दीपिका पादुकोण एंड अपना कैटरीना कैफ का एग्जांपल लिया था। अच्छे से याद आ जाएगा दोबारा से अगर आप पहला लेक्चर लिए होंगे ढंग से। तो जो दीपिका है वो कैटरीना कैफ नहीं है, जो कैटरीना कैफ है वो दीपिका पादुकोण नहीं है। मतलब पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है एक्ट में। यस। पब्लिक कंपनी कौन सा? जो प्राइवेट कंपनी नहीं। और प्राइवेट कंपनी कौन सा? जो पब्लिक कंपनी नहीं। ऐसा नहीं ना। चलिए प्राइवेट कंपनी कौन सा? जो अपनी 3 बातें पढ़ी थी जो क्या? रामलाल प्रसाद। रामलाल प्रसाद में क्या था? 268 में RLP रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिट्स द मेंबर्स टू 200 एंड लास्ट वन इज प्रोहिबिशन फॉर इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब इंक्लूड स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर एटसेट्रा। क्लियर। इन्हीं चीजों को लेकर चलता है। क्लियर। और अगर एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, उन्होंने शेयर होल्डिंग इकट्ठा किया हुआ है तो उनको कितना मेंबर काउंट किया जाता है? 1 मेंबर काउंट किया जाता है। और अगर कोई प्रेसिडेंट एम्प्लॉय है और पास्ट एम्प्लॉय है किस कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में, और उनके पास शेयर्स हैं, किस वजह से? केवल वो कंपनी के शेयर होल्डर इस वजह से बने बिकॉज दे वर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड प्रेजेंटली दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। यही सब बातों की वजह से ही उनको अपन एक्सक्लूड कर देते हैं। चलिए आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था बच्चों, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत रीड किया होगा तो शायद आप मुझे बता पाए, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। हमारा फर्ज है आपको सब बातें बताने का। जितनी भी अमेंडमेंट, जितनी भी बातें हुई, सारी चीजें बच्चों हम आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अपना नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, दैट इज स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? छोटी कंपनी। एक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी, एक कंपनी इतनी छोटी कंपनी। क्या छोटी कंपनी स्मॉल कंपनी? मतलब जिसकी बिल्डिंग छोटी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, जिस कंपनी के पास एम्प्लॉयज कम है, छोटे छोटे एम्प्लॉयज है सारे, ऐसी कंपनियों को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। आंसर इज नो। एज पर द एक्ट स्मॉल कंपनी क्या होती है? सेक्शन नंबर आपका 285 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी कौन सी आपकी? सेक्शन नंबर 285 क्या कहता है? स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी? जो पब्लिक कंपनी नहीं है, अदर देन ए पब्लिक कंपनी। क्या कहते हैं? जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पहली बात, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। 100% बात यह है नंबर 1 तो कि जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो है हमारी स्मॉल कंपनी। मतलब अगर कोई भी हमारी पब्लिक कंपनी होगी तो वो क्या स्मॉल कंपनी होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं।
देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड द टू फाइनलाइज द थिंग्स कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है और आपका टर्नओवर कितना, ऐसा देखने की कोई नीड नहीं है। इफ इट इज ए पब्लिक कंपनी तो ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये स्मॉल कंपनी तो हो ही नहीं सकती। चलिए बात कराता हूं, इसी बात को मैं आपको अच्छे से अभी क्लियर कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे जी विच मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी नहीं है इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वही आपकी क्या मानी जाएगी, स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की बात की थी लास्ट क्लास में, मैंने बच्चों आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना कितना बताया गया है। तो आपने पढ़ा क्या, पेड अप शेयर कैपिटल 100% कितना है 50 लाख, कितना है 50 लाख है आपका। और टर्नओवर जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने जो प्रेस्क्राइब कर दी लिमिट, वो अब 10 करोड़ कर दी बच्चों। अपने स्टडी मेट में आप ठीक कर लीजिएगा, जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है वो लिमिट कितना है 10 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है स्मॉल कंपनी को फुलफिल होने के लिए, दो कंडीशन, दोनों की दोनों जरूरी है। नंबर 1 पीयूसी 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर जो है वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया, इस लिमिट को हटा देना, जो आपका 20 करोड़ है, इस लिमिट की जगह लिख लीजिएगा आप 100 करोड़। कितना लिख लेना 100 करोड़ लिख लेना बच्चों, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको ये जो लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना है, जो मैं आपको चेंजेस करवा रहा हूं आपको एग्जाम में वही लिखना है। क्या 5 करोड़ की जगह कितना कर देना है 10 करोड़, और 20 करोड़ की जगह कितना कर देना है 100 करोड़ रुपीज। बाकी लिमिट आपकी सेम है, लेकिन उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों बातें मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, इन दोनों बातों पर आपको ध्यान देना है, तभी ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, सो दैट इट विल बी गुड एनफ फॉर यू। कोई कंपनी है एक जिसका नाम है बच्चों वी कैन से डीपी लिमिटेड, सिंपल डीपी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है डीपी लिमिटेड। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है आपकी 45 लाख, ठीक है जी। और इसकी टर्नओवर है बच्चों कितना, इसकी टर्नओवर आप मान लीजिए 1.80 करोड़। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। डीपी लिमिटेड है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 45 लाख और टर्नओवर है आपकी 1.80 करोड़। जैसे ही हमने ये देखा बच्चों, तभी हमारा सेक्शन तो अपने को पता ही है क्या है, सेक्शन 285 ये कहता है पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और टर्नओवर जो है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बात क्लियर, अपने सेक्शन में भी लिखा हुआ है, 285 में आपकी बुक के कंटेंट में भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और आप इसको देखते हैं एकदम से, कौन सा भाई, ये 45 लाख है, यस बिल्कुल पहली बारी कंडीशन ओके। टर्नओवर 1.80 करोड़, 2 करोड़ से कम है, यस इट इज ऑल्सो ओके। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एग्जाम में लिख देते यस एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 as the paid up share capital does not exceed 50 lakh rupees, it is up to 45 rupees, and turnover does not exceed 2 crore मतलब 1.80 crore, so it will be called as a small company। जैसे बच्चों हमने ये आंसर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, एग्जामिनर बोलेगा सेम बात, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, मतलब वो आपको रॉन्ग कर देगा। क्या सर, अभी आपने बताया 50 लाख और 2 करोड़, हमने ये देखा तो ये ठीक है, लेकिन बच्चों मैं फिर से आपको बोलता हूं, जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपको ध्यान रखना है,
आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन कोई भी रीड करेंगे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीडिंग करने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंसर आपको 100% हमेशा की तरह आते ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है डीपी लिमिटेड। जैसे ये लिमिटेड लिखा हुआ है ना, अब आपको बच्चों ये जाने की नीड नहीं है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितनी है। मैं कहता हूं इस केस में पहले लाइन क्या कहता है, स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। अब ये पब्लिक कंपनी है तो क्या ये स्मॉल कंपनी होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो, ये पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी, चाहे इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख से क्यों ना हो और टर्नओवर 1 करोड़ ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, मतलब बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से बहुत कम है, तभी भी ये कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये जो लिमिटेड वर्ड है ना, ये लिमिटेड वर्ड पे आपको बच्चों कंसंट्रेट करना है। एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं और ऐसे ही पूछते बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पहले तो आपको कंटेंट को रीड करना अच्छे से, जो हम कंटेंट हम ना पढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी क्या है? विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। पहली लाइन, विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। अब पब्लिक कंपनी नहीं है लिखा भी हुआ है, देखिएगा। स्मॉल कंपनी विच मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो कि क्या है? अदर देन ए पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी से अलग है, पब्लिक कंपनी वो नहीं है। क्लियर? जो क्या है? पब्लिक कंपनी से अलग है, पब्लिक कंपनी जो नहीं है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो यहां पर आपका पेड अप शेयर कैपिटल और आपका टर्नओवर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, तब आपको ये ध्यान देने की नीड नहीं है। लेकिन इसी को अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम चीज को अपन समझते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए। एक और कंपनी है, सपोज उसका नाम है डीपी प्राइवेट लिमिटेड। डीपी प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट क्वेश्चन में दैट वाज डीपी लिमिटेड। अब बात कर रहा है टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल अब कह रहा है 45 लाख है और टर्नओवर कितना है? 1.80 करोड़ है। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्या? आंसर विल डेफिनेटली बी चेंज, 100% चेंज हो जाएगा। क्या कहेगा वो? क्योंकि अब बच्चों क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट ही तो होती है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट होती है। इसके लिए अब ये ठीक हो जाएगा, आपका 100% ठीक हो जाएगा। अब ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी, 100% स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 45 लाख एंड दोनों कंडीशन देखना बच्चों, दोनों में से एक भी मिस हुआ तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। और इस चीज को क्लियर कर देते हैं। सपोज पेड अप शेयर कैपिटल हो गया 52 लाख और टर्नओवर हो गया आपका 1.80। एक कंडीशन, दोनों में से कोई भी अगर वायलेट हुई तो ये स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। क्लियर? दूसरा कंडीशन, आपका पेड अप शेयर कैपिटल है ओनली 5 लाख, आपका पेड अप शेयर कैपिटल है ओनली 5 लाख और आपकी टर्नओवर लग रही है 5 करोड़। टर्नओवर तो एक्सीड कर गई है लिमिट से, लेकिन आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो तो भी एक्सीड नहीं किया, तो क्या इसको स्मॉल कंपनी मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी इसको आपको कंसीडर ध्यान करना है, इसको बिल्कुल भी आपको स्मॉल कंपनी नहीं मानना है। क्लियर? आई थिंक सो समझ में आ गया। और एक कॉन्सेप्ट इसी में जो हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसके लिए थोड़ा अपन समय लगा रहे हैं। कह रहे जी दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। शेल नॉट अप्लाई किस पर? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। कह रहे जी किस किस पर अप्लाई नहीं होता? नंबर 1 होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ठीक बात। फिर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, फिर बॉडी कॉर्पोरेट। इन 3 चीजों पर ये नहीं लगता। मतलब अगर स्मॉल कंपनी ये वाली कंपनी है, क्या है?
अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नो, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नो। होल्डिंग सब्सिडरी वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से आप एक बार रीड करेंगे, हम दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सारे, तो एक बार और रीड करेंगे ध्यान से। चलिए, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 तो आपको पता ही है, एनपीओ जो आपका होता है कौन सा, जस्ट फॉर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, हुड हुड दबंग 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 दबंग, पढ़ा ना सलमान खान का बीइंग ह्यूमन। चलिए, और बॉडी कॉर्पोरेट अभी हमको पढ़ना है बहुत सारा, बॉडी कॉर्पोरेट अकॉर्डिंग सेक्शन 211 में होता है। चलिए, क्लियर, इतना बातें क्लियर है कि स्मॉल कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस जो भी आए आपको वो रीड करना है और अच्छे से बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट कुछ नहीं है, स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 100% प्राइवेट कंपनी है। इनका पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 और ये सब बातें वही लिखा हुआ बच्चों जो अपना लिखा हुआ, लेकिन अपन ने इस बारे में भी एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक किया था कि आपको ध्यान रखना है, वो क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शंस का मेमोरी टेक्निक, एक्सेप्शन का मेमोरी टेक्निक वो क्या है, मेमोरी टेक्निक को अपन बोलते हैं निमोनिक शेयर, वो क्या है ध्यान से देखिएगा। क्या था, पापा हमारे सबसे न्यारे भाई। अपने को ये 5 चीज ध्यान रखने, बस स्मॉल कंपनी ये कंपनी नहीं होगी जहां पर भी अपन ये फॉर्मूला फिट कर देंगे। कौन सा, पापा हमारे सबसे न्यारे भाई। सपोज पापा मतलब पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है तो वो आपकी स्मॉल कंपनी है, नो। होल्डिंग कंपनी है एच, हमारे होल्डिंग कंपनी है तो वो आपकी स्मॉल कंपनी है, नेवर। सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी है, नेवर। न्यारे मतलब तो एनपीओ, एनपीओ मतलब सेक्शन 8, क्लियर। और भाई मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, क्लियर। चलिए डन, चलिए आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं अब। हाँ, अपन ओपीसी के भी कुछ क्वेश्चंस को साथ के साथ रीड करते हुए चलते हैं। ओपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, एक है बच्चों ओपीसी। ओपीसी तो समझते हैं किसका पार्ट है, 100% प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, ओपीसी। एग्जाम में आपको लेकिन ओपीसी नहीं लिखना है, आपको कोई भी कंपनी का नाम जैसे दिया हो वैसे लिखना। अगर नहीं दिया हो तो आपको क्या लिखना है, सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, पहली बात तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है। ब्रैकेट्स में लिखना है आपको, क्या लिखना है, ब्रैकेट्स में लिखना है 1% कंपनी, आपको ब्रैकेट्स में लिखना है 1% कंपनी। XYZ प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी, क्लियर। एक बार आप ये लिख देंगे तो यस, इट विल बी क्लियर टू द एग्जामिनर कि भाई बच्चे को अच्छे से पता है कि ओपीसी को कैसे अपन रीड करते हैं, कैसे उसको राइट करते हैं, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सिंपल बात करते हैं कि क्या, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी वरना। क्या हुआ, एक है मिस्टर राम, ठीक है, वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ध्यान से 1% कंपनी में क्या है, मेंबर, ठीक है। दूसरी तरफ है मिस्टर श्याम, एक है मिस्टर श्याम, वो PQR प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ध्यान से देखना, वो PQR प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, मेंबर, ठीक है।
मतलब राम और श्याम मैंने क्यों लिया, बिकॉज ओनली ए नेचुरल पर्सन बिकम द मेंबर ऑब्लिक नॉमिनी ऑफ एन ओबीसी। क्लियर। चलिए सर इसके लिए एक्स वाई जेड क्यों नहीं लेते, बिकॉज वो नहीं हो सकते बेटा। क्लियर। चलिए तो राम एंड श्याम क्या है, राम क्या है, मेंबर है किसका, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड का, और श्याम क्या है, पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड के ओपीसी के मेंबर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जो श्याम है क्या वो एक्स वाई जेड ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है? नॉमिनी हो सकता है, आंसर इज यस। एक पर्सन एक कंपनी में ओपीसी में मेंबर हो सकता है और एक ओपीसी में वो नॉमिनी हो सकता है, ये आपके एक्ट में लिखा हुआ है। क्लियर। 262 में ये बात लिखी हुई है, ध्यान से दीजिएगा कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनियों में मेंबर एंड नॉमिनी नहीं हो सकता। मतलब एक कंपनी में मेंबर दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब मिस्टर राम प्राइवेट, मिस्टर राम एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को चला रहे हैं अच्छे से, नो प्रॉब्लम, ओपीसी को अच्छे से रन कर रहे हैं। श्याम जो है पी क्यू आर लिमिटेड के मेंबर अच्छे से रन कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या हो जाता है किसी समय पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेरी मच इंपोर्टेंट, मिस्टर राम जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। मिस्टर राम जो है क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं। अब इसका तो कॉन्सेप्ट है क्या कि जो नॉमिनी होगा एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड का, जो नॉमिनी होगा वो अब इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ऐसा सुना है ना, और अपने उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट में। चलिए अब मिस्टर श्याम जो है वो क्या थे, 100% नॉमिनी थे। अब मिस्टर श्याम को क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अगर करना होगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा हिल जाएगा कि सर अब मिस्टर श्याम दो कंपनियों में मेंबर हो जाएंगे, नंबर एक तो पीक्यूआर में मेंबर हो जाएंगे, नंबर दो एक्स वाई जेड में मेंबर हो जाएंगे। ये तो सारा कंसेप्ट ही हिल गया, ये तो लॉ के अगेंस्ट हो गया, सब कुछ लॉ ने बोला हुआ एक मेंबर एक कंपनी में मेंबर हो सकता है और दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है, वो एक से ज्यादा कंपनियों में मेंबर या नॉमिनी नहीं हो सकता है। ठीक बात। अब ऐसा पोजीशन आया अगर ये अपनी मर्जी से तो नहीं हुए, मिस्टर राम जो है अपनी मर्जी से तो एकदम से ऊपर जाने का सपोज मन कर भी गया, फांसी लगा ली, किसी भी वजह से उनकी डेथ हुई है, बस, है ना। अब यहां पर लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। वो क्या कहता है, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ इफ इट हैपन्स जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लॉ देन द सिचुएशन विल बी समथिंग डिफरेंट। वो क्या होगी, ध्यान से दीजिएगा बच्चों को। अब वो क्या होगी इस केस में, अब क्या होगा, राम अब किस किस का मेंबर, राम तो ऊपर चले गए, मिस्टर श्याम किस किस के मेंबर बनेंगे, मिस्टर श्याम जो है अब वो ऑलरेडी अपनी कंपनी के तो मेंबर है ही है, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी के। अब वो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी के भी मेंबर बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। अब इनके पास क्या रास्ता है, जैसे इन्होंने ये काम किया तो लॉ के प्रोविजंस वायलेट हो गए, तो लॉ ने बच्चों इस विषय में थोड़ी सी आपको वीकेंड से कुछ छूट दे रखी है, कुछ आपको चीजें अलाउ की हुई है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, अपनी मर्जी से नहीं करना भाई, ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, मतलब बंदा एक्सपायर हो गया, अब क्या करें। अब शाम दो कंपनी का मेंबर हो गया, यस, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ओबीसी के भी मिस्टर श्याम मेंबर बन गए और मिस्टर श्याम आपकी पीक्यूआर के ऑलरेडी मेंबर है ही है इसके, तब मिस्टर श्याम 1+1 2 कंपनीज में मेंबर बन गए। तो क्या हो सकता है, अब इसके लिए एक लॉ में एक प्रोविजन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं,
अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ का मतलब यह है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो जाए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब ये होगा कि जिस दिन से वो दोनों कंपनियों में मेंबर बने हैं, कौन, मिस्टर श्याम, जिस दिन से दोनों कंपनीज में मेंबर बने, मतलब XYZ लिमिटेड में भी और PQR लिमिटेड में भी, उस दिन से उनको 182 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप दोनों में से कुछ भी चूज कर लीजिए। आप एक कंपनी में ही मेंबर बने रह सकते हैं, तो वो आप अपनी कंपनी चूज कर लीजिए। जिस कंपनी में आप बोल देंगे आपको उसी कंपनी में मेंबर बना दिया जाएगा। क्लियर। अब मिस्टर श्याम कैन टेक द डिसीजन कि वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड OPC को रन करना चाहते हैं या PQR प्राइवेट लिमिटेड को रन करना चाहते हैं। दिस विल बी द सिस्टम ऑफ आर OPC कॉन्सेप्ट। क्लियर। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, OPC जो है कितने साल तक उसको OPC बने रहना चाहिए? मिनिमम पीरियड है बच्चों 2 इयर्स। कितना? 2 इयर्स। 2 इयर्स तक उसको क्या रहना चाहिए? OPC बने रह सकती है, 2 इयर्स से ज्यादा का नहीं रह सकते, कि ज्यादा का भी बिल्कुल रह सकते हैं, अगर वो कंडीशन को वायलेट नहीं करते। अब कंडीशन कौन सा? वही जो स्मॉल कंपनी का कंडीशन होता है, 50 लाख और टर्नओवर। इनमें से कुछ भी, इसमें कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी अगर हो जाए, ज्यादा लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो उस दिन से वो OPC नहीं रहेगी। उस दिन से उसको अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या तो फुली प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करवा ले या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्जन अपना करवा लीजिए। क्लियर। तो इस केस में उस कंपनी को ऐसे जाना पड़ेगा। क्लियर। आई थिंक OPC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओके है। दूसरा, OPC में कौन मेंबर नहीं बन सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, फिर एक मैं क्वेश्चन आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेता हूं। X लिमिटेड want to become the member of TPC प्राइवेट लिमिटेड OPC, ये OPC। X लिमिटेड want to become the member of TP प्राइवेट लिमिटेड OPC के मेंबर बनना चाहते हैं, क्या इनको अलाउ है? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि OPC क्या कहता है। OPC ये कहता है ओनली नेचुरल पर्सन, कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन can become the member as well as nominee of an OPC, only a natural person। अब X लिमिटेड क्या नेचुरल पर्सन है? आंसर इज नो। अब आंसर इज नो, देन द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन विल बी कि वो X लिमिटेड जो है वो TP प्राइवेट लिमिटेड OPC के मेंबर नहीं बन सकते हैं। चलिए एक बार स्क्रीन को आप देख लीजिए, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, नोटिंग करना है नोटिंग कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। चलिए देखिए बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है।
हाँ जी, अब अपना कॉन्सेप्ट आ जाऊं होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वो क्या कहते हैं क्या? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 246 एंड सेक्शन 287 अपन ने यही पढ़ा है और यही है। क्या है? सेक्शन 246 एंड सेक्शन 287। ये 246 किसका है? होल्डिंग कंपनी का। कौन सी कंपनी का? होल्डिंग कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी का 287। ध्यान से सुनिएगा। अब अपना एक्ट क्या कहता है? अपना एक्ट जब भी मैं बोलूं बच्चों समझ के चलना, अपन कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। क्लियर? जो चीज हमारे पास है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? व्हाट इट टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रोविजंस रिलेटिंग टू होल्डिंग कंपनी। उनकी नजर में होल्डिंग कंपनी कौन सी है? उनकी नजर में होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है एक या एक से ज्यादा। क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। जिसकी सब्सिडरी है एक या एक से ज्यादा, मतलब कोई कंपनी है वो होल्डिंग कब मानी जाएगी? जब उसकी सब्सिडरी होंगी एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। मतलब एक सब्सिडरी हो तब भी वो होल्डिंग, यस, एक से ज्यादा हो तब भी वो होल्डिंग। चलिए इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं पहले आपके लिए। पहला लाइन बोल रहा है, ए कंपनी इन होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर सब्सिडरी। वन और मोर अदर सब्सिडरी में क्या बोल रहा है? एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो, मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। जो ए लिमिटेड है उसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड। सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो ए लिमिटेड है उसकी जो सब्सिडरी है वो है बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड क्या हुई? ए लिमिटेड बच्चों 100% हुई आपकी होल्डिंग कंपनी। क्लियर? और बी लिमिटेड क्या हुई? बी लिमिटेड हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। अब सब्सिडरी कंपनी क्या है? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट इज ओवर। A company is holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary company, जिस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 247। लेकिन साथ साथ 287 क्या कहता है? 287 ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल द कॉम्पिटिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। नहीं बच्चों, इसको काट देना। टोटल शेयर कैपिटल की जगह आप लिख लीजिएगा प्लीज, टोटल शेयर कैपिटल को हटा दीजिए और इसकी जगह पर आप लिख लीजिए इट्स वोटिंग पावर। क्या? टोटल शेयर कैपिटल हटा दीजिए और यहां पर लिख लीजिए वोटिंग पावर। अभी क्लियर करता हूं सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे जी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए मैं आगे बता देता हूं इसका समझने का अच्छा सा कॉन्सेप्ट। चलिए बात करते हैं हम बात करते हैं कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंट्रोल किस चीज को करेगा? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या मतलब होता है? पहली बात बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक कंपनी है आर लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है एस लिमिटेड। ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, पूरा अपना कंसंट्रेशन देना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब जो आर लिमिटेड है वो क्या काम करती है? तब जो एस लिमिटेड कंपनी वो सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? ध्यान से। अगर आर लिमिटेड क्या करती है? पहली कंडीशन, आर लिमिटेड एस लिमिटेड के
इस एस लिमिटेड के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करते मतलब कॉम्पिटिशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल द कॉम्पिटिशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब आर लिमिटेड को एस लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट ऑब्लिक रिमूव करने का पूरा राइट है। वो कौन रख रही है? आर लिमिटेड रख रही है। किस कंपनी के? एस लिमिटेड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। कितने अपॉइंट होंगे, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कैसे काम करेंगे, या उनको रिमूवल करने का राइट कौन ले रही है? आर लिमिटेड कह रही है। तो आर लिमिटेड कंपनी कौन सी मानी जाएगी? 100% होल्डिंग कंपनी, एच मींस होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड क्या मानी जाएगी? 100% सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, मतलब डायरेक्टर कितने रखे जाने चाहिए, कैसे रखे जाने चाहिए, मैं रिमूव करूंगी, मैं ये अपॉइंट करूंगी, मुझे ही पता है। जो रिमूव करेगी, अपॉइंट करेगी, जो ये कहेगी मैं ही करूंगी तेरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल, तो जो कंट्रोल कर रही है बच्चों, जो कंपनी कंट्रोल कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है, उस कंपनी को बोला जाएगा ऑलवेज होल्डिंग कंपनी, और जिस पर कंट्रोल किया जा रहा है उनको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। चलिए इस बात को और छोटा सा एग्जांपल से पढ़ते हैं। सपोज पेरेंट्स कंट्रोल द चिल्ड्रंस, ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं। एक जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट ऑन अदरवाइज। अब पेरेंट इस बारे में क्या हुआ, अपन पेरेंट हमारे ध्यान रखते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इस क्लास में पढ़ना, उस क्लास में पढ़ना, ये वाला ट्यूशन लेना, ये क्लास लेना, ये सब बातें अगर पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, देन पेरेंट्स विल बी कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी एंड देयर किड्स विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? फर्स्ट नंबर, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पॉइंट कि अगर रिमूव करने का, अपॉइंट करने का अधिकार एक कंपनी के पास है दूसरी कंपनी के, तो दूसरी कंपनी को बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी, और जो कंट्रोल कर रही है उस कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? कंट्रोल्स, अगेन पहला सी, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, अगेन सी, कंट्रोल्स द एक्सरसाइज ऑब्लिक कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग पावर। ध्यान से, मोर देन हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आर लिमिटेड, अगेन एस लिमिटेड की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर का राइट रखती है, कौन? आर लिमिटेड कंपनी एस लिमिटेड की 50% से ज्यादा, मोर देन 50% बोला बच्चों, ध्यान रखिएगा, पेपर का क्वेश्चन अभी क्लियर करा देता हूं। 50% से ज्यादा अगर राइट रखती है वोटिंग पावर का मतलब इसके जो भी डिसीजन है, इसके पास राइट है, वोटिंग पावर यहां से होती है, वोट देते हैं लोग, शेयर्स के अकॉर्डिंगली वो वोट देते हैं, तो इनके पास पूरा राइट है। 50% से ज्यादा राइट आर लिमिटेड के पास है वोट देने के एस लिमिटेड के, तो आर लिमिटेड कौन सी कंपनी मानी जाएगी? 100% आर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी, और एस लिमिटेड क्या मानी जाएगी? अगेन सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? और बता देता हूं, इसी को और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैंने बोला मोर देन 50%। सपोज किसी कंपनी में 100 शेयर्स है, ठीक है, 100 वोटिंग है, 100 वोटिंग देनी है। आर लिमिटेड और एस लिमिटेड की मैं बात करूं, सपोज एस लिमिटेड में 100 पर्सन्स हैं जो वोट देंगे। सपोज एक सिंपल कॉन्सेप्ट में लेते हैं। अब 50% जो है वो आर लिमिटेड के पास है, वोटिंग राइट जो है 50% जो आर लिमिटेड के पास है। 50% मतलब 50%। तो क्या ये कंपनी आर लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी? आंसर इज नो। मैंने बोला बच्चों मोर देन 50%, एग्जैक्ट 50% कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो दैट विल बी एन एसोसिएट कंपनी, वो हम अभी पढ़ेंगे।
अगर एग्जैक्ट 50% है तो वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन तो कभी भी नहीं बनेगा। मोर देन 50% होना चाहिए। इन तीन कंडीशन में जो अभी हम तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे, कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो यस द होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन एग्जिस्ट देयर। क्या करें, मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। मोर देन 1/2 मतलब 50% से ज्यादा, 50.25 50.15 वट एवर कुछ भी हो, नो इश्यू, तब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 50% है तो कोई रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? 2C आर कंप्लीटेड। फर्स्ट सी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड सी कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। थर्ड नंबर का सी और पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर का सी हम और पढ़ रहे हैं। वो थर्ड नंबर का सी क्या कहता है? थर्ड नंबर का सी कहता है बच्चों चेन सब्सिडी। सब्सिडरी, चेन सब्सिडी। अगर इसी को एग्जांपल से बात कर लेते हैं। अगर कोई कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड जो है वो होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी है। सिंपल बात, क्लियर? ए लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड क्या है, वो सब्सिडरी कंपनी है। अब इस बी लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी कंपनी है सी लिमिटेड। ध्यान से दीजिएगा बात को ध्यान। बी लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी कंपनी है जो है सी लिमिटेड। अब इस केस में बी लिमिटेड क्या हो जाती है बच्चों, होल्डिंग हो जाती है, और सी लिमिटेड क्या हो जाती है, सब्सिडरी हो जाती है। क्लियर था? तो वही कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, चेन सब्सिडरी मतलब अगर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी की भी सब्सिडरी है तो होल्डिंग कंपनी की तो अल्टीमेटली वो सब्सिडरी हो ही जाएगी ना। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो सी लिमिटेड कंपनी है वो बी लिमिटेड के तो सब्सिडरी है ही है, सब्सिडरी है बी लिमिटेड की, तो क्या वो ए लिमिटेड की भी सब्सिडरी होगी? आंसर इज यस। क्योंकि ए लिमिटेड तो होल्डिंग है, वो बी को होल्ड किया हुआ है, बी ने सी को होल्ड किया हुआ, तो अंडरस्टूड है ए ने सी को भी होल्ड किया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी। ए और सी एक बात हो गई। मतलब क्या बात हो गई कि बी अगर सब्सिडरी है ए की और सी अगर सब्सिडरी है बी की, तो सी ए की भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स वी हैव डन दैट। क्लियर? एग्जाम में आपको ऐसे ही ध्यान देना है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड। क्लियर? वोटिंग पावर, यस वोटिंग पावर आपकी बुक्स में अगर दे रखे हैं कुछ भी, शेयर कैपिटल फंड समथिंग कुछ दे रखा हो तो यस प्लीज उसको आप हटा दीजिएगा, अमेंडेड वर्जन को नोट कीजिएगा, शेयर कैपिटल की जगह आप वोटिंग पावर लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बच्चों और क्लियर कर लेते हैं इसी पॉइंट को। कह रहे हैं जी क्या, कंट्रोल द कंपटीशन, ये सेम बात, सी लगा देना बस, इसके आगे बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ये सी लगा देना, कंट्रोल द कंपटीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने का राइट। दूसरा, कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर लगा दीजिएगा। क्लियर? वो एक सब्सिडरी से हो, किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सी लगा दे। तीसरा नंबर पर आप यहाँ पर चेन सब्सिडरी लगा दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते, सारी बातें यहीं पर हैं जो मैंने आपको बताई है। चलिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ एक बार वो रीड कर लेते हैं। A will be subsidiary of B if B control the composition of board of director of A. If B control the composition of board of director, B control कर रही है किसको? A के A will be subsidiary of B, क्या कर रहा है? A subsidiary मानी जाएगी if B control the composition of board of director of A. इस केस में B क्या होगी? 100% B होगी बच्चों, 100% बी आपकी क्या मानी जाएगी?
होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। और ए क्या मानी जाएगी? 100% आपकी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? चलिए दूसरा क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ ही होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ। शेयर कैपिटल को काट देना बच्चों, शेयर कैपिटल की जगह लिख लीजिए वोटिंग पावर। ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ ए। वोटिंग पावर 50% से ज्यादा, एग्जैक्ट 50%, तो देयर इज नो नीड, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सब्सिडरी एंड होल्डिंग। थर्ड नंबर ध्यान से दीजिएगा, बी द सब्सिडरी, सेम क्वेश्चन जो भी आपको होता है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यस इट विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी। और स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। हाँ जी, ये हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी के कॉन्सेप्ट, फिर भी एक बार डीप पढ़ लेते हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और वो होल्डिंग कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, इवन जो कंपनी उन्होंने होल्ड की है वो प्राइवेट, फिर भी वो कंपनी क्या मानी जाएगी? वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ सेक्शन 271 ऑफ द एक्ट, ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कंपनी क्या मानी जाएगी? हमेशा वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर है, अगर पब्लिक कंपनी है, ध्यान से समझिएगा, अगर पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है वो भी पब्लिक कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है कौन सी? प्राइवेट कंपनी, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल को और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये कंपनी है, इसको कंट्रोल कर रही है वट एवर 3 पॉइंट्स, तो ये कंपनी हो गई सब्सिडरी कंपनी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी इसी कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं जो भी हम पढ़ रहे थे। अगेन ए कंपनी है ए लिमिटेड, अब बी कंपनी है वो क्या है? बी प्राइवेट लिमिटेड है। बी क्या है? वो प्राइवेट लिमिटेड है। अपने आर्टिकल्स में उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड का टैग लगा हुआ है 268 के अकॉर्डिंग, वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन जो बी प्राइवेट लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की क्या है? सब्सिडरी कंपनी। मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड की क्या है? होल्डिंग कंपनी है। तो इस केस में क्या है बच्चों, जो ये बी प्राइवेट लिमिटेड है ये भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी एज पर दिस एक्ट। सिनेरियो यही कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी हो चाहे, लेकिन अगर वो किसी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी बन गई तो वो सब्सिडरी कंपनी उस समय पर इवन इफ इट इज ए प्राइवेट कंपनी इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। क्लियर? चलिए आ जाओ फटाफट। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अपना पीछे रह गया था, एक बार उसको क्लिक कर लेते हैं। चलिए हाँ जी, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शायद हम लोग पढ़ चुके हैं इसको तो अच्छे से। लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स में कौन सा कंपनी रहता है? क्लियर? डन। लिमिटेड गारंटी कौन सा कंपनी, अनलिमिटेड कौन सा रहता है, सब डन। चलिए क्लियर? आप लोग इतना पढ़िए, इतना समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से चीजों को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रीड करेंगे जैसे हमने आज पढ़े। होपफुली इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।